अब नेक्स्ट में आपके पास क्या है, जिसमें आपने लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव्स फॉर्म करनी है। आपने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में आपने कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस पढ़े थे। कंप्रेशन वो एरियाज थे जिसके अंदर आपके पास वेव्स के जो आपके पास लूप्स थी वो करीब करीब थी, और रेयरफेक्शंस वो था जहां आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा था उनके दरमियान। अब सिंपली आप इस एक्सपेरिमेंट को इस चैप्टर के अंदर भी परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। यू कैन सी कि आपने अगेन क्या लेना है, ट्यूनिंग फॉर्क लेना है। ट्यूनिंग फॉर्क के एक जो आपने प्रोंग है उसको ए का नाम दे देना है, दूसरे को आपने बी का नाम दे देना है, और आपने ये सिंपली आप करें कि आप मिड में आप इसको जो इसका प्रोंग है उसको ओ का नाम दे दें जब उसके पास रेस्ट पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। और जब आप इसको किसी भी हैमर से, रबर हैमर से आपने इसको बीट करवाना है, जैसे ही आप इसको बीट करवाओगे तो ये आपके पास मूव करके थोड़ा इस साइड पे जाएगा, ठीक है, ए पोजीशन पे, अगेन मूव करके ये वापस ओ पे आएगा और दोबारा आपके पास पोजीशन बी पे आएगा, ठीक है। जैसे ही वो पोजीशन पे मूव करेगा आपके पास वैसे ही वेव की सीरीज बनेगी, यानी सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आपके पास सामने आएंगे। अंडरस्टैंड, ये आपके पास हवा मौजूद है, हवा की लहरें मौजूद हैं। जैसे ही आप इसको रबर हैमर से बीट करोगे तो आपके पास हवा के अंदर जो लहरें मौजूद हैं उनके अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, अब जिस हिस्से को आपने बीट किया, ठीक है, बीट करने के बाद जैसे ही उस बी ने आप उस हवा की लेयर्स को हिट किया तो वहाँ पे आपके पास कंप्रेशंस क्रिएट हुए, यानी ऐसा एरिया क्रिएट हुआ, यानी ऐसी जहाँ पे आपके पास जो लूप्स थी वेव्स की वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब थी। फिर जब आपके पास ये मूव बैक करके ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, आपके पास प्रोंग जब वापस ओ पे आ जाएगा तो ये अपने जो हवा है ये अपनी एनर्जी अगली जो लेयर्स हैं हवा की उनमें ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जैसे ही उनके अंदर ये ट्रांसफ़र होगा तो आपके पास पीछे रेयर फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा और नेक्स्ट पे आपके पास कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, यानी यहाँ की जो एनर्जी थी इसने आगे ट्रांसफ़र कर दी तो यहाँ पे जो लूप्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस जो अगेन कम हो गया, तो यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो गया और यहाँ पे रेयर फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। अगेन इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा कि जब ये वाला पार्ट जो है अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे आपने स्ट्रिंग की एग्जांपल ली थी कि स्ट्रिंग को मूव करवाने से क्या होता था कि वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट में लूप में ट्रांसफ़र करवा रही थी, ठीक है। तो आगे से आगे आपके पास वेव्स बन रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये आपके पास एनर्जी अपनी आगे ट्रांसफ़र कर देगा तो पीछे आपके पास रेयर फ्रिक्शंस बन जाएंगे और आगे आपके पास कंप्रेशंस बन जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी से ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को हिट करते हो। जितनी तेज़ी से आप ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को हिट करोगे उतनी तेज़ी से आपके पास कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस सामने आएंगे। इस एक्टिविटी को भी अगर आप रीड कर लें, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क can be understood by a vibrating tuning fork. Before the vibrating tuning fork, density of the air molecules on the right side is uniform. कि जब आपने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट नहीं करवाया था तो आपके पास जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी थी, जो हवा की लहरों की डेंसिटी थी, वो यूनिफॉर्म थी, एक जैसी थी थ्रू आउट, ठीक है। जैसे ही आपने इसको हिट करवाया है, इट एक्सर्ट्स सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। तो उसने क्या किया, जो उसके इर्द गिर्द के एयर मॉलिक्यूल्स थे उसने उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया। उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने से आपके पास रेयर फ्रिक्शंस और कंप्रेशंस सामने आएंगे। अंडरस्टैंड, यानी जो एरिया करीब होगा उस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स के वहाँ पे कंप्रेशंस बनेंगी और जो दूर होगा वहाँ पे रेयर फ्रिक्शंस बनेगी। लेकिन जैसे ही आपके पास जो प्रोंग है वो मूव करके ओरिजिनल पोजीशन ओ पे आएगा, हिट करेगा, हवा के मॉलिक्यूल्स को हिट करने के बाद वापस ओ पे आएगा, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशंस बनेंगी। अब जो कंप्रेशंस होंगी वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देंगी यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे रेयर फ्रिक्शंस बच जाएंगी और आपके पास कंप्रेशंस जो होंगी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सिमिलरली आपके पास इस तरीके से हवा के अंदर जो वो मूवमेंट होती रहेगी, कंप्रेशंस और आपके पास रेयर फ्रिक्शंस बनते रहेंगे। अब जैसे ही आपके पास बी पॉइंट जो है वो ओ पे आया था, आपके पास कंप्रेशंस बनी थी, ठीक है। अब जैसे ही वो बी पॉइंट मूव करके वापस आपके पास ए पे आएगा, यानी अपनी राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जैसे आएगा तो वो अपनी जो एडजेसेंट लेयर पे प्रेशर होगा वो उसका कम हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट जो उसने प्रेशर पहले अप्लाई किया था कंप्रेशन की फॉर्म में वो आगे लेयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ पे रेयर फ्रिक्शंस आपके पास क्रिएट हो जाएंगी। दिस रेयर फ्रिक्शन इज ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और इस तरीके से आपके पास क्या होगा
कि वो अपनी आगे एनर्जी के जो कंप्रेशंस बनेंगे वो आगे रेयरफेक्शंस को ट्रांसफ़र कर देंगे, अगले वाले उससे अगले वाले को ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस तरह आपके पास कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस सामने आते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि ट्यूनिंग फॉर्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आकर स्टॉप नहीं कर जाता। इन दिस वे यू कैन से डैट साउंड वेव्स प्रोपगेट थ्रू द एयर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में हवा होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास साउंड वेव्स मूव करेंगी और उसी डायरेक्शन में आपको आवाज़ सुनाई देगी। दिस शोज़ द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड। जिस तरीके से आपने वाटर वेव्स के अंदर पढ़ा था कि कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ, ठीक है, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ्स इज नाउन एज वेवलेंथ। सिमिलरली साउंड के अंदर क्या होगा कि कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस एंड टू रेयरफेक्शंस विल बी नाउन एज वेवलेंथ ऑफ द साउंड। अंडरस्टैंड? Your diary will be topic sound waves with activities full and assessments. You have to make 15 MCQs from this topic. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.